तो हेलो माय होम साइंस लर्नर, मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो हमारा किस प्रकार से जो यूरिया युक्त रक्त होता है वो हमारा जो है यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कैसे शुद्ध रक्त शरीर में वापस जाता है। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं चित्र के माध्यम से आप लोगों को किडनी और नेफ्रॉन बहुत अच्छे से समझा दूँगी। तो वही मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कायदे से इसको देखिएगा और समझिएगा। तो पहले सबसे समझते हैं नेफ्रॉन की संरचना। क्या समझते हैं सबसे पहले? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना को देखते हैं। तो नेफ्रॉन की संरचना में हमें क्या देखना है? देखिए, जो हमारी किडनी होती है वो संख्या में 2 होती हैं, ठीक है। संख्या में 2 होती हैं, वो भी मैं भी आपको चित्र के माध्यम से दिखा दूंगी। तो किडनी के भीतर जो है लगभग लाखों की संख्या में ये नेफ्रॉन होते हैं, मैंने आप लोग को बताया था। तो वही नेफ्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से जब देखे जाते हैं तो उनकी संरचना कैसे होती है उसके बारे में समझते हैं, ताकि आप लोग को ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, ये आगे की ओर ऐसे इस तरीके से एक प्यालीनुमा संरचना होती है, ठीक है। इस तरीके से एक प्यालीनुमा संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। ये जो प्यालीनुमा संरचना होती है इसको बोमैन कैप्सूल बोलते हैं। उसके बाद में ये आगे चलकर इस तरीके में ऐसे कुंडलित आकार में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो कुंडलित संरचना आपकी होती है उसे क्या बोलते हैं? जो आपकी ये कुंडलित संरचना होती है, देखिए ये आपके बोमेन कैप्सूल के पास में है, इसीलिए इसको समीपस्थ और ऐसे तिरछी इसीलिए इसे समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। इंग्लिश में इसको प्रॉक्सिमल कम्युलेटेड ट्यूब बोलते हैं। तो ये इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह बोमेन कैप्सूल के पास में है और साथ ही साथ ये ऐसे इस तरीके से है सांप के आकार में, जो कुंडली मार के जैसे सांप बैठता है उसी तरह से ऐसे कुंडलित आकार में है। इसी वजह से इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। इसको बोला समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद में ये जब आगे ये नली है ये इस तरीके से ऐसे यू आकार में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो यू आकार वाली नली की खोज थी तो ये हमारे वैज्ञानिक जो हैं हेनरी लू, तो इन्होंने की थी, इसलिए इसको हेनले का लूप भी बोलते हैं। हेनले का लूप, इसकी खोज हेनले नामक वैज्ञानिक ने की थी, अतः इसको हेनले का लूप भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब आगे चला, उसके बाद में जो इस तरीके से आप संरचना देख रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे इस तरीके की संरचना फिर से दिखाई दी, ठीक है। ये क्या है? ये भी कुंडलित है। तो ये बोमेन कैप्सूल के पास में था, अतः इसे समीपस्थ कुंडलित नलिका बोला गया। और ये बोमेन कैप्सूल से दूर हो गया, अतः इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इसे एक सेकेंड, हाँ, इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? दूरस्थ। चलिए हम लिखते भी जा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। ये आपने क्या देखा? तो ये आपका हो गया दूरस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद में यहाँ पे एक ऐसे करके एक नली होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। इसको क्या बोलते हैं? ये हम क्या आपको बता रहे हैं? ये हम आपको बता रहे हैं जो किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं उनकी संरचना बता रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम आपको किडनी की भी संरचना बताएंगे। इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका, ठीक है। संग्राहक नलिका। तो हमारा जो रक्त होता है जिसमें यूरिया मिली होती है, ठीक है, यूरिया मिला हुआ जो रक्त होता है, ये जो बोमेन कैप्सूल ये आप देख रहे हैं, यूरिया से मिला हुआ रक्त। क्योंकि मैंने आपको कल बता दिया था कि शरीर में यूरिया बनता कैसे है। जब प्रोटीन टूटता है उसके बाद में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि नाइट्रोजन अमोनिया में, लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यही यूरिया जब इसके किडनी के पास में आता है तो ये यूरिया को छान कर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर, और
जो शुद्ध रक्त मतलब जो यूरिया मुक्त रक्त होता है उसको शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कैसे समझेंगे, तो देखिए जो हमारी वृक्क धमनी होती है, जब हम आपको अभी आगे जो है उसमें पढ़ाएंगे हृदय के बारे में, तो उसमें जैसे आपका लोग अपवाद में बोलते हैं कि फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त कैसे हो गया, तो उसी तरीके से वो पूरा प्रोसेस कुछ अपवाद नहीं है, उसको जब हम बताएंगे तो उसको भी अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे होती है एक वृक्क की धमनी, ये होती है मोटी। ठीक है, ये क्या है, वृक्क धमनी, जो वृक्क की ओर आ रही है तो इसको बोला वृक्क धमनी। तो ये वृक्क धमनी क्या कर रही है, जो यूरिया वाला यूरिया से युक्त जो रक्त है, यूरिया युक्त रक्त जो शरीर में बना है उसको लीवर ने जिसको यूरिया बना दिया है, और उस यूरिया युक्त रक्त को ये लेकर आ रही है किसमें, इसके अंदर बोमेन कैप्सूल में। तो ये जो धमनी आ रही है ये आगे चल के मतलब यहाँ तो चौड़ी है लेकिन आगे चल के ये पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो रही है। यही धमनी पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो रही है। ठीक है, पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो रही है। तो ये क्या बन गया, ये पतली पतली शाखाएं आपकी क्या बन गई, ये बन गई आपको ग्लोमेरुलर। क्या बन गया आपके, ये हो गई ग्लोमेरुलर। तो ग्लोमेरुलर कुछ और नहीं है, कोशिकाओं के ही गुच्छे हैं। क्या है, ग्लोमेरुलर, यानी कि ये क्या है, कुछ और नहीं, कोशिकाओं के गुच्छे हैं, कोशिका के गुच्छे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, आपका ये ग्लोमेरुलर हो गया, उसके बाद बोमेन कैप्सूल हो गया, समीपस्थ कुंडली नलिका हो गई, हेनले का लूप हो गया, उसके बाद में सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा था शायद, दूरस्थ कुंडली नलिका होगी, संग्राहक नलिका होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम नेफ्रॉन के जो पार्ट है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 1 पे आपका कौन है, नंबर 1 पे आया आपका बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल हो गया। नंबर दूसरे पे आपका क्या आया, नंबर दूसरे पे आएगा समीपस्थ कुंडली नलिका, जिसको इंग्लिश में बोला प्रॉक्सिमल कम्युलेटर ट्यूब, इसको PCT भी बोलते हैं, और इसको मैं स्पेलिंग भी लिखे दे रही हूँ, प्रॉक्सिमल कम्युलेटर ट्यूब। ठीक है, और इसको हिंदी में तो समीपस्थ कुंडली नलिका बोलते हैं, तो मैं ये भी लिखे दे रही हूँ, समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद में इसका तीसरा पार्ट क्या है, उसका हेनले, ये देखिए हेनले का लूप, हेनले ने इसकी खोज की इसीलिए इसको बोलते हैं हेनले का लूप। ठीक है, उसके बाद में इसका चौथा क्या हुआ, दूरस्थ कुंडली नलिका, उसका क्या चौथा हुआ, दूरस्थ, दिख रहा है आप लोगों को ना अच्छे से, हाँ, इसका हुआ आगे दूरस्थ कुंडली नलिका, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूब। ठीक है, DCT, इसका भी फुल फॉर्म हम लिखे दे रहे हैं, डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूब। ओके, आप लोग इसको हिंदी में, मुझे हिंदी में ज़्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि ये इस तरीके से आसानी से याद हो जाता है कि बोमेन कैप्सूल के पास में है तो समीपस्थ कुंडली नलिका, और दूर है तो दूरस्थ कुंडली नलिका। बाकी आप लोग हिंदी में याद करना चाहे तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं, इंग्लिश में याद करना चाहे तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। उसके बाद पाँचवा क्या है आपका, संग्राहक नलिका, जिसको कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका प्रोसेस समझते हैं यहाँ ऊपर। ठीक है, ऊपर वृक्क वाली जो धमनियाँ थी, ठीक है, वृक्क की जो धमनी थी वो काफ़ी चौड़ी थी। ठीक है, वो क्या लेके आई, जो लीवर ने यूरिया बनाया था, जो लीवर ने अमोनिया को यूरिया बनाया था और उसको ब्लड में दे दिया था, वही ब्लड आया वृक्क धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से, वृक्क धमनी के माध्यम से वही ब्लड आया जिसमें आपकी यूरिया मिली हुई है। ठीक है, तो ये वृक्क धमनी से जो ब्लड आया, देखिए ये काफ़ी चौड़ी है, जिसकी वजह से इस पर दबाव पड़ा, ये जो है जिसकी वजह से इस पर दबाव पड़ा, और ये जो वृक्क धमनी थी ये अनेक शाखाओं में विभाजित हो गई। जब ये अनेक शाखाओं में विभाजित हो गई तो जो यहाँ पे बोमेन कैप्सूल का ये वाला हिस्सा है, इस पर काफ़ी दबाव पड़ा, इस पर क्या पड़ा, इस पर काफ़ी दबाव पड़ा, जिसकी वजह से रक्त जो है छनकर इसमें आ गया, किसमें आ गया, रक्त छनकर आपके समीपस्थ कुंडली नलिका में आ गया। ठीक है, तो चाहिए क्या था, शरीर से मैंने आपको कल आप लोगों को बताया था कि मूत्र में केवल यानी यूरिन में केवल आपके हानिकारक पदार्थ ही नहीं होते, मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, ये सब हानिकारक पदार्थ हैं। इसके साथ में कुछ खनिज लवण भी होते हैं, इसके साथ में यूरिन में आपके पानी भी होता है, विटामिन भी होते हैं, विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, B, C, खनिज लवण भी होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कल की क्लास में।
तो ये कि हमें निकालना क्या है, शरीर से बाहर केवल हमें हानिकारक पदार्थों को निकालना है। हानिकारक पदार्थ में किसको, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है, ना कि हमें पानी तो निकलेगा ही, लेकिन पूरी तरीके से पानी को नहीं निकालना है। तो पानी, विटामिन, खनिज लवण इनको हमें बचाना भी है। तो देखिए कैसे, तो ये वृक्क धमनी से क्या आया, वृक्क धमनी से आपका रक्त आया जिसमें यूरिया मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद में वृक्क धमनी काफ़ी चौड़ी थी, तो रक्त का फ्लो यहाँ पे तेज़ था, ठीक है, तेज़ था, जिसकी वजह से रक्त छन के इस नली में आ गया। आपका रक्त छन के इस नली में आ गया। तो इस नली में आया जो रक्त, अभी भी ये मूत्र का रूप नहीं ले रहा है। क्योंकि मूत्र का रूप क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें अभी भी क्या है, इसमें सब अभी भी जो आपके शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं वो हैं, वो क्या हैं, वो हैं आपके विटामिन, खनिज लवण और वो इकट्ठा किया हुआ जल, ठीक है। तो उसके बाद में इधर से इधर, इधर से इधर हेनरी के लूप में गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पे, तो यहाँ तक में आपके छानने की प्रक्रिया की गई, यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद में जितने भी आपके खनिज पदार्थ थे, जितने आपके विटामिन थे, जितने आपके उपयोगी पदार्थ थे, वो यहाँ पे ही रुक गए। उसके बाद में जो यहाँ पे आया वो क्या था आपका, ये है आपका यूरिन। तो यहाँ पे तो जो इन नलियों में रहा, तो इसे आप यूरिन नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसे आप यूरिन नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, यूरिया। इसे जो है इसे यूरिन नहीं बोलेंगे। जब इसमें ऐसे आवश्यक पदार्थ जितने हैं ये सब यहाँ पे रुक जाएंगे, और जब यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगी तब ये यूरिन का रूप लेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया, तो ये संग्राहक नलिका में जो पहुँचा वो आपकी यूरिन है, ठीक है। उसके बाद में संग्राहक नलिका में आ गई यूरिन, और यहाँ पे जो छन्नी का कार्य हो रहा था, यहाँ पे वृक्क धमनी के माध्यम से ऐसा रक्त आया था, वृक्क धमनी के माध्यम से ऐसा रक्त आया था जिसमें यूरिया थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से रक्त वापस गया, तो जो मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ थे उन्होंने मूत्र का रूप ले लिया। देखिए यहाँ पे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ थे उन्होंने मूत्र का रूप ले लिया, यूरिन बन गया, ठीक है। उसके बाद में जो रक्त था, और रक्त में जो आवश्यक पोषक तत्व थे वो फिर से वापस यहाँ से फिर से वापस पतली नलिका के माध्यम में, जिसको क्या बोलते हैं, वृक्क शिरा, ठीक है। एक पतली नलिका के माध्यम से, वृक्क शिरा के माध्यम से पूरे संपूर्ण शरीर में चले गए। समझ में आया। तो क्या हुआ, वृक्क धमनी के माध्यम से आपका यूरिया से युक्त रक्त आपका आया, और यहाँ पे छानने का कार्य हुआ, ठीक है। छानने का कार्य किया किसने, आपका ग्लोमेरुलर ने, जिसको कोशिका के गुच्छे भी बोलते हैं। ग्लोमेरुलर ने आपके छानने का कार्य किया, क्योंकि ये नली काफ़ी चौड़ी थी, जिससे इस पर दबाव पड़ा और जो रक्त छन के इसमें आ गया। रक्त छना तो इसके साथ साथ आवश्यक पदार्थ भी इन नलियों में आ गए। इन नलियों में आवश्यक पदार्थ भी आ गए, लेकिन यहाँ तक में आपका जो है छानने की प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद में यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ वो आपकी यूरिन इकट्ठा हुई। बाकी जो आवश्यक पोषक पदार्थ थे वो वापस आपके वृक्क शिरा के माध्यम से रक्त में मिलकर वृक्क शिरा के माध्यम से पूरे संपूर्ण शरीर में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके उस शरीर के आवश्यक पदार्थ भी आपको मिल गए, और जो रक्त में जो व्यर्थ मटेरियल थे यानी अपशिष्ट पदार्थ थे वो मूत्र के रूप में यहाँ पे एकत्रित हो गए। तो इसने नेफ्रॉन ने कार्य क्या किया, यानी रक्त को छाना, रक्त में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ थे उनको निकाल लिया, और रक्त में जितने भी आवश्यक पदार्थ थे उनको वापस दे दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद संग्राहक नलिका में ये यूरिन एकत्रित हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये यूरिन, तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पे यूरिया युक्त रक्त आपका आया, और यूरिया युक्त आया, यहाँ पे छन गया। छनने पर इसके पोषक पदार्थ भी, कुछ जो आवश्यक पोषक पदार्थ थे वो भी छन कर इधर आ गए। तो जो है उनको जो है मूत्र का रूप नहीं देना था, उनको वापस जाना था। तो यहाँ पे जो यहाँ तक में जो आया वो यूरिन यहाँ तक जो पोषक पदार्थ थे यहाँ पे रुक गया। उसके बाद में जो बिल्कुल अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब मिलकर इन्होंने मूत्र का रूप ले लिया। बाकी जो आवश्यक पोषक पदार्थ है वो रक्त में मिलकर आपकी वृक्क शिरा के माध्यम से वापस चले गए। तो यहाँ पे यूरिया से युक्त रक्त आया भी, और पोषक पदार्थों से युक्त रक्त आपका वापस भी चला गया, ठीक है। तो अब क्या इसके पार्ट क्या हुआ, इसमें हुआ बोमेन कैप्सूल, उसके बाद समीपस्थ कुंडल नलिका, हेनले का लूप, उसके बाद दूरस्थ कुंडल नलिका, उसके बाद संग्राहक नलिका। और ये ग्लोमेरुलर जो है वो कोशिका के गुच्छे हैं, जो कि वृक्क धमनी आगे आके अनेक शाखाओं में विभाजित हो गई, उसको ही ग्लोमेरुलर कहा गया, जिसको कोशिका के गुच्छे भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपने इसके नेफ्रॉन के जो
अंग है उसको देख लिया होगा, बोमेन कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, प्रॉक्सिमल कम्युलेटर ट्यूब, समीपस्थ कुंडली नलिका, हेनले का लूप, डीसीटी, डिजिटल कम्युलेटर ट्यूब, संग्राहक नलिका। उसके बाद में हम आपको ये जो यहाँ पे यूरिन एकत्रित होगा, ये नेफ्रॉन की जो किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन थी, तो उसके नेफ्रॉन के संग्राहक नलिका में आपके यूरिन एकत्रित हो गई, और ये यूरिन यहाँ से करके आ गई कहाँ पे, रुकिए अभी दिखाते हैं। तो ये यूरिन जो आपकी थी, तो अभी ये जो यूरिन थी आपकी, ये देखिए, ये यूरिन आपकी यहाँ पे आई, ठीक है, इसमें किसमें आई आपकी, यहाँ पे नेफ्रॉन जो था, नेफ्रॉन ने उसको ये सारी प्रक्रिया जो मैंने अभी आपको समझाया, ये इसके अंदर हुई, ठीक है, जो मैंने सारी प्रक्रिया समझाया। देखिए, क्योंकि ये नेफ्रॉन संरचनात्मक इकाई है ना, किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो वो छोटी हैं, तो वो जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जितना इमेज दिखता है, मैंने अभी आपको वो समझाया, ठीक है, इसके अंदर का, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसके बारे में। तो ये जो आप रेड नली देख रहे हैं, जो रेड नली है, ये क्या थी, इसने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि वृक्क धमनी जो है क्या लेके आई थी, वृक्क धमनी आपका वो यूरिया युक्त रक्त को लेकर आई थी, ठीक है। तो ये है आपकी वृक्क धमनी जो मैंने अभी आपको उसमें बताया था कि वृक्क धमनी लेके आई, यहाँ पे लेके आई, यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन का कार्य हुआ, जो मैंने अभी आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया, इसलिए हम बार बार इसमें नहीं बताएंगे। तो ये आपकी वृक्क धमनी है। ये रेड इसलिए है क्योंकि जो ब्लड है, इसमें भले ही यूरिया है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी है, जिसकी वजह से इस यहाँ पर रक्त का रंग जो है लाल है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आई और यहाँ पे गई, इसके अंदर जब गई तो वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे नेफ्रॉन वो किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन के पास में गई, नेफ्रॉन ने क्या किया दिया, उसको छानने का कार्य किया। छानने की पूरी प्रक्रिया हम अभी आपको पहले समझा चुके हैं। यहाँ पे जो है आपका रक्त छन गया, यहाँ पे रक्त छन गया, ठीक है, रक्त छन गया। उसके बाद में जो मैंने बताया था कि रक्त छन गया और कलेक्टिंग डक्ट है, इसी में कलेक्टिंग डक्ट में आपकी यूरिन एकत्रित हो गई, यूरिन एकत्रित हुई, तो उसके बाद में यूरिन इस रास्ते से, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मूत्र नली, ठीक है, इसको मूत्र नली। उसके बाद ये यहाँ पे आपका मूत्राशय, उसके बाद में ये आपका मूत्र मार्ग, ठीक है। तो क्या हुआ, जब यहाँ या वृक्क धमनी के माध्यम से यूरिया युक्त रक्त आपका आया और इसके अंदर गया, यहाँ पे रक्त छन गया, रक्त छनने के बाद जो रक्त शुद्ध हो गया था, मतलब शुद्ध क्या हो गया, यानी यूरिया से रहित जो हो गया, यानी यूरिया तो मूत्र के रूप में चली गई, अमोनिया मूत्र के रूप में चली गई, यूरिक एसिड मूत्र के रूप में चला गया, क्रिएटिनिन मूत्र के रूप में चला गया, मतलब जो भी व्यर्थ पदार्थ थे वो सारे मूत्र के रूप में चले गए, और जो अच्छे पदार्थ थे वो वापस आपके इस नली के माध्यम से, यानी आपके जो विटामिन थे, खनिज और उपयोगी पदार्थ थे, और इसके साथ में आपका जो रक्त था, वो इस नली के माध्यम से यहाँ से करके ऊपर चला गया। इस नली को क्या बोला आपने, वृक्क शिरा। तो वृक्क शिरा के माध्यम से आपका ये रक्त जो तो इसलिए यहाँ पे वृक्क धमनी के माध्यम से आपका यूरिया युक्त रक्त आया, यहाँ पे रक्त को छानने की प्रक्रिया हुई, छानने के बाद में अपशिष्ट पदार्थों ने मूत्र का रूप ले लिया, और जो अच्छे पदार्थ रक्त के माध्यम से मिलकर शरीर में फिर से वापस चले गए, और इसके बाद में अपशिष्ट पदार्थों ने मूत्र का रूप ले लिया, और यहाँ पे मूत्र नली में आए अपशिष्ट पदार्थ। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मूत्र का रूप ले चुका था, ठीक है, संग्राहक नलिका में मूत्र बन गया था संग्राहक नलिका में। उसके बाद में यहाँ से जो आ रहा है ये मूत्र है, ठीक है, तो मूत्र आया आपका मूत्र नली में, यानी यूरिन आया आपके इसमें मूत्र नली में। उसके बाद में आपके आया यहाँ मूत्राशय यानी ब्लैडर में वो इकट्ठा होने लगा। उसके बाद जब यहाँ से सिग्नल ब्रेन को पहुँचेगा कि तब जैसे इंसान को लगता है कि हाँ यूरिन लगी है, तो ब्रेन को जब सिग्नल पहुँचा तो आभास हुआ कि हाँ हमें बाथरूम जाना है। उसके बाद में मूत्र मार्ग से यहाँ से यूरिन शरीर से बाहर निष्कासित हो गई। तो मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से सबको समझा दिया है, क्या उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी कैसे कार्य करती है, किडनी में रक्त को छनने की प्रक्रिया कैसे होती है, नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है, नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं, और इसके बाद में वृक्क धमनी क्या है, वृक्क शिरा क्या है, किसमें यूरिया युक्त रक्त होता है, किसमें यूरिया से रहित रक्त होता है। मैंने सारा प्रोसेस आपको इसमें
समझा दिया। तो ये जो है ऑक्सीजन में मिला हुआ रक्त इसमें आया है, इसका वजह से इसका रंग लाल है, इसमें यूरिया है, इस वजह से यह रक्त धमनी के माध्यम से आया। और इसमें जो है आपके अच्छे पदार्थ हैं, यानी कि जितने भी विटामिन खनिज लवण है, इसका रंग नीला है। और यहाँ से शरीर में फिर से पुनः चले जाएंगे। यहाँ पे रक्त छन कर पुनः वापस चला गया। यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्होंने मूत्र का रूप लेकर शरीर से बाहर चले गए। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पूरा अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।